हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो बताइए भाई दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई दोस्तों, देखिए हम लोगों ने जो नई सीरीज़ चालू की थी स्टैटिक जी के प्रैक्टिस सेट की तो आज उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग जो है आज इस टॉपिक पे बात करते हैं और देखते हैं इसमें क्वेश्चंस की संख्या और उसके बारे में देखते हैं कैसे क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए ये जो क्वेश्चन सेट आएंगे आपके सामने, इन पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे पेपर से क्वेश्चन सेट पिछले पेपर में आए हुए हैं, स्टैटिक जीके में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे 2021 में। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है इसका संबंध निम्न में से किससे है। तो चलिए भाई बताइए भाई, किससे। चिकित्सा से है, वास्तुकला से है, कला एवं संगीत से है, या युद्ध कौशल से है। ठीक है, तो देखो ये धनुर्वेद और यजुर्वेद थे, इनका जो संबंध था वो युद्ध कौशल से था। किससे था, किससे था, ये युद्ध कौशल से था। ठीक है, लेकिन ये धनुर्वेद जो है इनको बनाया किसने था, यानी कि इसके जनक कौन थे, तो ये विश्वामित्र को माना जाता है। ठीक है, और चलिए फिर वैसे तो आपको पता ही है कि जो सामवेद होता है वो उपवेद उसका गंधर्व वेद है। ठीक है गंधर्व वेद के रचयिता नारायण को माना जाता है, नारद मुनि को माना जाता है। और अथर्व वेद है जो उसका उपवेद क्या है, वो शिल्प वेद है। ठीक है, शिल्प वेद को जो रचयिता माने जाते हैं वो विश्वकर्मा जी माने जाते हैं। ठीक है, अब विश्व की जो सबसे प्राचीनतम बुक है, पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, वो ऋग्वेद को माना गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको बताया गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई देखिए, पढ़िए दूसरा क्वेश्चन क्या है। लिखा है प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य तौर पर द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड ये कब अस्तित्व में आया था। चलिए तो देखो 1950, 1995, 1945, 1948। तो ये प्राशुल्क और व्यापार और सामान्य समझौता यानी कि द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स, ये जो है ये 1948 में जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है, और वैसे तो ये गैट बोला जाता है, GATT। ठीक है, इसमें 23 देशों जो है 23 देशों के द्वारा जो हस्ताक्षर थे वो हो गए थे 1995 में ही। ठीक है, ये सॉरी 95 में नहीं, 47 में, 30 अक्टूबर 1947 को इनके ऊपर साइन तो सभी के हो गए थे, लेकिन जो इसको लागू किया गया था यानी कि अस्तित्व में लाया गया था वो 1948 में था। ठीक है, ये कब अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 1948 को। कब, 1 जनवरी 1948 को। ठीक है और इसमें कितने देशों ने साइन किए थे, तो 23 देशों ने। कितने लोगों, कहाँ पे लिखा जाए, 23 देश। ठीक, 23 देशों ने जो है इस पे साइन किए थे। चलो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, इंडिका और एकलव्य स्मृति। देखो अगर आपकी यहाँ पे बात की जाए तो पहले तो हम लोग चलो जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज ने पुस्तक कौन सी लिखी थी तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये तो आप सभी को पता है कि ये इंडिका ने लिखी थी। ठीक है, और ये कौन था, तो ये सेलुकस निकेटर जो था ये उसका राजदूत था। ठीक है ये जो था सेलुकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। ठीक है, और इंडिका पुस्तक से जो है वो मौर्य नगर के जो प्रशासन था उसके बारे में सबसे अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है चलिए बाकी देखते हैं। हर्षचरित, हर्षचरित किसने लिखी थी, तो ये बाणभट्ट की है। ठीक, ये बाणभट्ट की है। और ये जो आपको लिखी हुई है मालविकाग्निमित्रम, ये इसके तो देखो ज़्यादातर जिसमें लास्ट में माता ये कालिदास की होती हैं। काली, ज़्यादातर मेरा जैसे मैंने अपने जैसे याद कर रखा है, गलत भी हो जाती हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे मेरा एक अपना है इस तरीके से कि मैं मानता हूँ जिनमें लास्ट में माँ आता है, मित्रम, एत्रम, इस तरीके से, तो ये सब कालिदास की हैं। ठीक है, अब आता है याज्ञवल्क्य स्मृति, ये किसकी है, तो ये गुप्त काल में लिखी गई थी।
किस में लिखी गई थी? ये गुप्त काल में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर देखिए, लिखा हुआ है यूएन शांति सेना को वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब यूएन शांति सेना को वर्ष में किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? चलिए 1889 में, 2000 में, 1988 में या 1945 में। तो देखो जो यूएन को जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1988 में, यानी कि 1988 में। ठीक है यूएन द्वारा जो है शांति सेना को वर्ष 1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ठीक, तो ये याद रखिएगा, यूएन ने शांति सेना को विश्व में कब दिया था? 1988 में। बस यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन नहीं रहा है। चलिए 5 नंबर देखिए, क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? तो स्टरलाइट इस्पात संयंत्र लिखा है, फिर भिलाई इस्पात संयंत्र है, फिर सी नंबर पे है टिस्को लिखा हुआ है, डी पे है बोकारो इस्पात संयंत्र। तो 5 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा कि भारत का जो पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र जो है वो टिस्को था। क्या था? टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म क्या थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या थी? टी से टाटा, फिर आई से क्या बन जाएगा? आयरन, स्टील कंपनी। ठीक है, कंपनी। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी ये ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये थी टिस्को की फुल फॉर्म। भारत का सबसे पहला, भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन था? टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी, यहाँ से यही मेन इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। 16 में 6 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना था? ये क्वेश्चन कल के भी प्रैक्टिस सेट में था, ठीक है, और आज के भी प्रैक्टिस सेट में है। ये चीज़ मैंने कल भी आपको बताई थी और आज फिर से मैं चलो बताया देता हूँ कि ये कौन थे। चलिए, लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो देखो जो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना था तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये जो था 1856 से 58 तक गवर्नर जनरल रहा। ठीक, और उसके बाद में ये 1858 से 62 तक प्रथम वायसराय था। ठीक, ये प्रथम वायसराय था बस। ठीक है, बाकी इसने बहुत से काम किए थे और ये तो कल भी मैंने आपको बताया था बस कल मैंने आपको ये चीज़ क्लियर नहीं की थी, बाकी मैंने आपको सब बताया था। ठीक है, इसके शासनकाल में एक सबसे बड़ी घटना 1857 की क्रांति भी हुई थी, कल भी मैंने ये बताया था। ठीक, और इसी के में 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम भी लाया गया था। ठीक है, चलिए चलिए 7 नंबर देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, चलिए, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, फातिमा बीबी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश जो थी वो थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1989 में। ठीक है, और जो दूसरी थी वो कौन थी? सुजाता वी मनोहर थी। ठीक है, चलिए बस इतना ही ठीक है, बाकी और ऐसा इसमें कुछ है नहीं। बाकी यहाँ पे आगे जब कोई चीज़ होगी इंपॉर्टेंट वो आपको बता दी जाएगी। अभी यहाँ से सिर्फ इतने क्वेश्चन बनते थे। चलिए 8 नंबर देखिए, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या था? जॉयनर लूकस, केंड्रिक लैमर, जे कोले या एमिनेम? ठीक है, एमिनेम। चलिए भाई, तो देखते हैं संगीत के क्षेत्र में पहला पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला था केंड्रिक लैमर को। किसको मिला था? केंड्रिक लैमर को मिला था। ठीक है, और
जो पुलित्जर पुरस्कार हैं की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1917 में। ठीक है। और बाकी पुलित्जर पुरस्कार जो है ये क्या होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार माना जाता है एक तरीके का। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में वैसे सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तो इसलिए पत्रकारिता का नोबेल कहा जाता है इसको, पुलित्जर पुरस्कार को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है URL, क्या लिखा हुआ है? URL STTP फिर / फिर www.dtus.com/login.php में कौन सा घटक वेब पेज के साथ की पहचान करता है? देखो, जब वेब पेज की पहचान की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी .com के बाद स्लैश लगा के जो भी उसके बारे में बताया जाता है ये उसकी पहचान करता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था आपके सामने वो क्या लिखा था? /login.php, ये इसकी पहचान कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है, ये पहचान कर रहा है। तो इसकी जो पहचान करेगा वो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसमें आपको लेना पड़ेगा B। ठीक है, चलिए फिर 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? डायल अप, केबल, सैटेलाइट, डिजिटल, साइबर, सब्सक्राइबर लाइन। देखो, डायल अप बिना तार के नहीं चलेगा, केबल में तो आपको पता ही है तार लगेगी, और सब्सक्राइबर लाइन है तो तार आएगा ही आएगा। ठीक है, कौन सा तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो जिसमें तार नहीं होगा तो सैटेलाइट ही है, जिसमें आपको तार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और जो डायल अप लाइन होती है इसको हम लोग स्विच्ड अप लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच्ड अप लाइन। आप लोग कंप्यूटर के लिए मेरे जो वीडियोस पड़े हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। आपका कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन SSC, CGL, MTS, CHSL में कोई भी क्वेश्चन नहीं चूकने वाला है। ठीक, चलिए 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? नंदा देवी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, फिर सियाचिन ग्लेशियर या रंथोंग ग्लेशियर। ये युद्ध क्षेत्र के रूप के में जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। देखो, नंदा देवी ग्लेशियर, यहाँ पे युद्ध जैसी कोई भी चीज़ घटना नहीं होती है, ना ही कोई युद्ध ऐसी परिस्थिति है यहाँ पे। और गंगोत्री, यहाँ पे भी देखो गंगा निकलती है, तो यहाँ पे भी इस तरीके का ना तो कोई सेना है यहाँ पे और ना ही कोई ऐसी कभी घटनाएं होती हैं। सियाचिन जो है ये एक ऐसी जगह है जो सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, सियाचिन जो है हिमालय में एक मतलब ग्लेशियर पड़ता है, पूर्वी जो काराकोरम पर्वतमाला है उसमें। ठीक है, इसमें भारत और पाक का नियंत्रण केंद्र होने की वजह से क्या होता है, इसमें हमेशा लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। तो सियाचिन जो है ये ग्लेशियर युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। ठीक है, तो देखो इसमें जो है सबसे पहले खोजा गया था आपका हड़प्पा। क्या खोजा गया था? हड़प्पा 1921 में। ठीक है, ये 1921 में हड़प्पा खोजा गया था। किसने खोजा था? दयाराम दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है और उस समय पे जो इसका जो पुरातत्व विभाग का जो DG था वो कौन था? वो सर जॉन मार्शल था। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मोहनजोदाड़ो ये खोजा गया था 1922 में। ठीक है इसको डॉक्टर RD बनर्जी ने खोजा था। ठीक, फिर जो कालीबंग खोजा गया था, ठीक है, ये 1951 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1951 में। और लोथल का मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वैसे खोज तो RN राव ने की थी इनकी। ठीक है, लोथल की खोज RN राव ने की थी, लेकिन लोथल की खोज किस सन में हुई थी, सन नहीं मुझे याद आ रहा है। चलिए, तो आपको जो मेन था आंसर बता दिया, बाकी आपको और भी बता दिए। वैसे ये 51 से पहले का है, लोथल जो है ये 22 और 51 से बीच का है, एग्जैक्टली नहीं मुझे याद है। किसी को जो अगर आंसर में पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? चलिए, किसको कहा जाता है? इम्फॉल को, शिलोंग को, आइजोल को या सिलचर को? देखो, पूर्व का
स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो जो पूर्व का स्कॉटलैंड है वो शिलोंग को कहा जाता है। किसको? शिलोंग को। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? मेघालय। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। अरे बस राजधानी है, ऊपर नीचे मैं बोल गया। ठीक है, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। ठीक है, चलिए अब भारत में ये तो आपका जो हो गया, ये तो स्कॉटलैंड हो गया। अगर पाश्चात्य सभ्यता जो है, पाश्चात्य सभ्यता, उसका केंद्र जो माना जाता है वो अपने भारत में किसको माना जाता है? ठीक है, तो आपको भी पता है कि भारत में अगर सबसे अच्छा किसी से भी कह दो मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं तुम अरे गोवा घूमने जा रहे हो, अरे वाह। तो वो पाश्चात्य सभ्यता का केंद्र है। तो वो क्या है? पाश्चात्य सभ्यता का केंद्र है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है, ये आपको पता है। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? ये जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। फिर राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। और कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से जितने क्वेश्चन थे मुझे याद, या जो भी जैसे भी बन सकते थे मैंने आपको सारे बता दिए। चलिए फिर 14 नंबर देखिए। भारत में विधानसभा चुनाव में उपयुक्त में से कोई नहीं, नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? अक्टूबर 2000 में, जनवरी 1950 में, नवंबर 2013 में, अगस्त 1947 में। दोस्तों देखो, ये जनवरी 1950 और अगस्त 1947 ये बहुत पुराने हैं, तब नोटा का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, और ये विधानसभा चुनाव में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो 13, 4, 17, 17 और 7, 5, 12, 22, हाँ ठीक है, तो 13 में हुए थे। ठीक है, क्योंकि चुनाव जो 13 में हुए थे वहीं पे ये नोटा का इस्तेमाल करवाया गया था। ठीक, क्योंकि 22 में चुनाव हुए थे विधानसभा के यूपी में, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि नवंबर 2013, और इसका आंसर जो है वो ये भी सही है। नोटा जो है नवंबर 2013 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है? नन ऑफ द एबव होती है। ठीक है। चलिए, वैसे तो ये 2013 में जो था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीआर दिल्ली, और राजस्थान के क्षेत्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसी में ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए। वैसे नोटा का जो सबसे पहला इस्तेमाल हुआ था वो केरल विधानसभा में हुआ था। ठीक, चलिए 15 नंबर देखिए। भारत की पहली मेट्रो कब और कहाँ चलाई गई थी? देखिए मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है, जब मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट करा रहा था तो जो ट्रेन वाला मैंने आपको जो पोर्शन कराया था वहाँ पे मुझे याद है अभी भी भारत की पहली मेट्रो पूछी गई है कि भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई थी। चलिए, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में, 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में, 2 अक्टूबर 1945 को बंगलौर में, और 26 जनवरी 1950 को बॉम्बे में। देखो सबसे पुरानी मेट्रो कहाँ चलाई गई? कोलकाता में। कब चलाई गई थी? 1984 में। ठीक, तो डेट आपको पता चल गई 24 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पे कोलकाता एक ही दिया था। तो सबसे पहली मेट्रो ट्रेन जो है कोलकाता में ही चलाई गई थी 1984 को। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। वैसे दिल्ली में आपको बता दूं ये 25 दिसंबर 2002 को चलाई गई थी। ठीक है, दिल्ली में, ये यहाँ पे ये काट दीजिए, 25 दिसंबर 2002। ठीक है, 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली में चलाई गई थी। चलिए 16 नंबर देखिए। कुटीर युद्ध उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए, इनमें उन्नत तकनीकी कौशल की जरूरत होती है, इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। चलिए 16 नंबर, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है, ऐसा कहाँ पे? कहीं पे भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती आपको उन्नत तकनीक कौशल की, आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। आप उसमें जो है अगर आपके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है फिर भी ये काम चलाया जा सकता है। ठीक है, बाकी हाँ ये जो आपको लिखा है ना कि उन्नत तकनीक कौशल की, तो ये आपको कुटीर उद्योग में नहीं ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
अच्छा, इसमें ज़रूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये क्या होता है ना कि जो हमारी जो इसमें पूंजी कम लगती है। दूसरा, इसमें जो हमारा जो स्थानीय कच्चा माल होता है, स्थानीय माल से हम लोग इसको बना सकते हैं, तो इसलिए इसमें उन्नत तकनीकी कौशल की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है, देखो इसमें लिखा भी है, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, इसमें पारिवारिक या अल्पकालिक श्रमिकों का उपयोग किया जाता है, इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं। बिल्कुल सही चीज़ लिखी है, ये सारी की सारी होती हैं। ठीक है, चलिए, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसमें को प्रतिस्थापित किया। नीति आयोग पूछा जा रहा है किसकी जगह पे आया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जगह पे आया था, भारत के निर्वाचन आयोग की जगह पे आया था, भारत के वित्त आयोग की जगह पे आया था, कि भारत के योजना आयोग की जगह पे आया था। ठीक है, तो ये तो फिर आपको पता होगा कि बहुत आसानी से, क्योंकि जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया था और उसकी जगह पे नीति आयोग ले आए थे। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का प्रधान जो है अध्यक्ष कौन होता था? वो भी प्रधानमंत्री होता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से तो खैर यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? अब देखो, ये तो क्वेश्चन बहुत सरल हो गया, क्योंकि राजस्थान की बात हो जाएगी तो आपको बहुत आसानी से पता है। देखो, गणगौर, लावड़ी, घूमर और कारवेलिया। अब लावड़ी, लावड़ी आपको पता है ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ठीक है, ये महाराष्ट्र की है। हाँ, अब गणगौर का एक बार आपको आपको हो सकता है कि गणगौर आपको ना समझ में आए कि ये कहाँ हो सकता है, लेकिन ये जब आपको लावड़ी इसमें दिख रहा है तो सिंपल सी बात। बाकी कालबेलिया वहाँ की जो है राजस्थान से संबंधित नृत्य है, और ये वहाँ की जनजाति है एक, देखो नाम नहीं याद आ रहा मुझे एग्जैक्टली, वो मनाती है कालबेलिया। ठीक है, 19 नंबर देखिए, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का पूछा गया सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के महाधिवक्ता, सशस्त्र सैन्य दल यानी कि के मेजर जनरल जो होते हैं, फिर भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे बात चल रही है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो इसको क्या बोलते हैं? जो विधि अधिकारी होता है ये भारत का महान्यायवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये इसके अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ठीक है, ये इस पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 76 में दिया गया है। सॉरी। चलिए, ओह भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। चलिए, लिखा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, हैदराबाद या कोलकाता? ठीक, चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये भाई दोस्तों स्थित है हमारा कोलकाता में। कहाँ स्थित है? ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, ऐसे कुछ और मैं आपको जो है हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ेगा? तो ये दोस्तों पड़ता है वाराणसी में। ठीक है, जहाँ से नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। चलिए, फिर एक और है, फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ये कहाँ पड़ता है? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा पड़ता है हैदराबाद में, जहाँ चार मीनार है। चलिए, फिर देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ता है? ये इंदौर में पड़ता है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये श्रीनगर में पड़ता है। फिर गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में पड़ता है। और दाबोलियम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पड़ता है? गोवा में। ये कुछ इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये पूछे गए थे एग्जाम में रिसेंटली, धीरे धीरे करके, तो इसलिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएंगे तब आते रहेंगे, लेकिन आपको अभी पता होना जरूरी था। चलिए, फिर 21 नंबर, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? चलिए, वस्तु मुद्रा, कमोडिटी बोलते हैं, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, हिसाब का मिलान यानी कि टैलीज, वस्तु विनिमय यानी कि वार्टर बोलते हैं इसको। देखो, जो टोकन क्रेडिट का धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय, जिनको वार्टर कहते हैं। ठीक है, जो टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए वस्तु विनिमय शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो वस्तु विनिमय, अच्छा होती क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब होता है, जैसे एक इधर कोई चीज़ है, इधर मान लीजिए ये गेहूं है, ठीक है, और
ये गेहूं हो गए। और इधर क्या है, इधर आपका मान लिया साबुन रखी है, ठीक है। तो आपने दुकानदार को ये ऐसे करके गेहूं दे दिए, ठीक है। अब दुकानदार क्या करेगा, ये आपको साबुन दे देगा, ठीक है। तो जब ये साबुन दे देगा तो यही क्या होता है, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि एक वस्तु के बदले में जब हमको दूसरी वस्तु मिलती है तो इसी को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है, वस्तु विनिमय का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वस्तु विनिमय का, वो प्रयोग होता है आपके गाँव में। क्या होता है, गाँव में जो दुकानें होती हैं वहाँ पर आप, अगर आपके पास धन नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि नगद नहीं है, तो आप गेहूं धान ये सारी चीज़ें लेके जाइए और वो किलो के हिसाब से ले लिए जाते हैं, फिर आपको वहाँ पे उसके एवज में सामान दे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको वस्तु के बदले वस्तु मिलती है तो वो क्या कहलाती है, वो वस्तु विनिमय कहलाती है, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिए, फिर लिखा है समोच्च जुताई क्या होती है। अच्छा भाई चलिए देखिए, समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई, समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई, समोच्च रेखाओं के साथ टेढ़ी मेढ़ी जुताई, समोच्च रेखाओं के साथ मैदान पर जुताई। तो देखो ये जो समोच्च जुताई होती है ये होती है पहाड़ों पे। पहाड़ों पे कैसे होती है, क्या होता है, ये जो ढालू भूमि होती है, मतलब जिस स्लोप होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप होता है वहाँ पे ये इस तरीके की समुच्च रेखाएं मतलब बनाई जाती हैं थोड़े थोड़े दूर पे। तो इनमें क्या होता है, तब पानी भरना इनमें आसान हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली इनमें पानी नहीं भर सकते हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा जीने के टाइप में बना बना के एरिया, तब इसमें जुताई की जाती है, ठीक है। जिसको हम लोग सीढ़ी नुमा जुताई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा जुताई। तो यानी कि इसमें समुच्च रेखाओं के साथ में ढालू भूमि जुताई। जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक जीना ऐसा ऐसा करके बनाएंगे और फिर इसके अंदर पानी ऐसा भर देंगे, फिर यहाँ पे भी जीने ऐसे ऐसे करके बना देंगे, फिर इसमें ये जीने ऐसे बनाते चले जाते हैं, तभी इसमें पानी भरना संभव है, वरना ये नहीं हो सकता। यानी कि पानी भरना या कह लीजिए खेती करना तभी इसमें पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। चलिए फिर 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में क्या है, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन क्ले वाला जो है हम लोग कर चुके हैं, तो इसको भी देखिएगा कि देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, मैंने चाहे लाइव क्लास में पढ़ाया हो, चाहे जिस भी क्लास में, चाहे रिकॉर्डेड क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट में कराया हो, मैं आपको बता दूं कि जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्पेन के उस पेशेवर खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन है, राफेल नडाल, ठीक है। जो ये राफेल नडाल जो है, इन्हीं को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है, ठीक है। यानी कि लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है इनको, ठीक है। चलिए यहाँ से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में क्या है, बिलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है। अच्छा भाई, वाजिद अली खां से है, वाजिद अली शाह से है, शहादत अली खां से है, मोहम्मद अली शाह से है। तो जो बिलाप गीत है द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये इसका जो संबंध है वो वाजिद अली शाह से है। ये क्या थे, ये अवध के नवाब थे। कौन थे, ये अवध के नवाब थे। इनका जो जीवन काल था वो 1822 से 87 तक था। कब से, 1822 से 87 तक था, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट वो चीज़ होती है जिसको हम लोग वॉइस कुछ बोलते हैं और वो उस चीज़ को रीड करके हमको वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है या वो समझ के वो काम करने लग जाता है, तो उसको वॉइस असिस्टेंट कहते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है, ठीक है। जिसमें एलेक्सा है, सिरी है, कोर्टाना है और कारवा है, ठीक। तो देखो एलेक्सा पता है आपको, सिरी पता है आपको, एप्पल फ़ोन में होता है। कार्टोना जो होता है, कोर्टाना जो होता है ये भी गूगल वॉइस असिस्टेंट पे काम करता है, ठीक, सॉरी गूगल नहीं, वॉइस असिस्टेंट पे काम करता है, ठीक है। और बाकी ये कारवा है, कारवा वॉइस असिस्टेंट नहीं है, एक तरीके का कह सकते हैं कि साउंड सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ये गाने होते हैं, ये भरे हुए होते हैं, ये आपको सुनाई देते हैं। तो ये कारवा जो है वो आपका वॉइस असिस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि सॉन्ग लिसनिंग डिवाइस है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये फालतू के नहीं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये 1 नंबर हर हालत में देंगे ही देंगे। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ चालू कर दी कि आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों देखिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जितने भी आपके जानने वाले रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन जो भी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो उनके लिए, सारे लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों देखिए जो भी लोग नए देख रहे हैं सभी लोग मिलकर देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी जो फैमिली है वो एग्ज़ाम 91 की फैमिली वो बड़ी हो रही है और बड़ी हो जाएगी। तो देखिए जितनी बड़ी फैमिली हो जाएगी हम लोग उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो दोस्तों इसलिए आपसे सभी से गुजारिश है कि दोस्तों देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।